जोहरी की योजना। एक बार बादशाह अकबर को अपने महल की शान बढ़ाने के लिए कुछ कलाकृतियाँ बनाने का मन हुआ, इसलिए उन्होंने दरबारियों से कुछ सुझाव मांगे। क्यों ना हम पूरे महल में आपके पुतले लगवाएं जहाँपना। आपके दिव्य रूप से ज्यादा बेहतर कुछ हो सकता है। हाँ हाँ, सही कहा, सही कहा। परंतु बीरबल शांत थे, जिन्हें देख बादशाह ने उससे सुझाव मांगा। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु अगर आप अपने सारे पुतले महल में ले जाएंगे तो इससे जनता को लगेगा कि आप मुंह मियां मिट्ठू हैं, जिससे उनके बीच आपके प्रति आदर कम हो सकता है। सही कहा तुमने, परंतु हम अपने महल में ऐसा क्या लगवाए जिससे यहाँ की शान बढ़े? मैं तो कहूँगा कि आप एक 4 फीट का सोने का हाथी बनवाए। हाथी ताकत और बुद्धि का प्रतीक होता है और सोना शानो शौकत का, तो इससे लोगों में एक सही संदेश जाएगा। सोने का हाथी? ना बाबा ना, आजकल सोने में बड़ी मिलावट हो रही है, कहीं इससे हमें नुकसान हो गया तो? सही कहा, हमें कई दिनों से सोने में मिलावट की खबर सुनने आ रही है। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। इसका समाधान भी उस सोने के हाथी से ही निकलेगा। वो कैसे? आप बस राज्य के सबसे मशहूर जोहरी को हाथी बनाने का आदेश दे दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन राज्य के 3 बड़े जोहरी सोनू सोनार, गोल्डी सिंह और जोहरी खान को महल बुलाया गया। फिर बादशाह ने हाथी बनवाने के लिए सोने का वजन करवाया और कहा, याद रहे, जितने वजन का सोना हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक उसी के बराबर की मूर्ति होनी चाहिए। आप फिक्र ना कीजिए महाराज, भले दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, हाथी का वजन 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। ओ यार, तुसी हम पे शक करते हो तो हम यही महल के पीछे वाले बगीचे में जाके अपना तंबू गाड़ कर अपना काम शुरू कर देते हैं। इससे आपका सोना कहीं नहीं जाएगा। बादशाह अकबर को ये बात सही लगी और उन्होंने इस बात की इजाजत दे दी। अगले ही शाम उन जोहरियों ने सोने का हाथी बनाना शुरू कर दिया और कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए कुछ सैनिकों को भी उन पे नजर रखने के लिए तैनात किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच जोहरी दिन भर काम करते और सूरज ढलते ही अपनी तलाशी करवाने के बाद घर लौट जाते। और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर सोने के हाथी को दरबार में पेश किया गया, जिसे देख सबकी आंखें चमक उठी। फिर बादशाह के आदेश के बाद उस हाथी का वजन किया गया। खुशकिस्मती से उसकी मात्रा उतनी ही थी जितना सोना दिया गया था। बहुत खूब, कहिए आपको इनाम में क्या दिया जाए? क्षमा कीजिए महाराज, पर अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। इस हाथी की स्थापना से पहले हमें इससे यमुना के पवित्र नदी के पानी से नहलाना होगा। अब जबकि इसका वजन हो चुका है, आपकी इजाजत हो तो हम ये कार्य पूरा कराए। इजाजत है। फिर क्या, वो जोहरी कुछ सैनिकों की मदद से उस हाथी को नदी किनारे ले आए। सैनिकों, ये काम देखने का हक तो सिर्फ जोहरियों का होता है, वरना गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आप लोग अब जाओ और 1 घंटे के बाद आओ। अरे वाह, ऐसे कैसे चले जाए? कहीं तुम इसे लेके भाग गए तो? और कोई गल नहीं, आपको रुकना है तो रुक सकते हो, पर याद रहे अगर बादशाह पर कोई मुसीबत आन पड़ी ना तो उसके जिम्मेदार आप होगे बाजी। कहो मंजूर है? ये सुन तो वो सैनिक चिंतित हो गए और आपस में चर्चा करने के बाद उन्होंने वहाँ से जाना ठीक समझा और तीनों जोहरी एक दूसरे की ओर देख हाथ मसलते मुस्कुराए और हाथी को निकालने चले गए। और जब कुछ देर बाद सैनिक लौटे, उन्होंने ये देख राहत की सांस ली कि वो जोहरी अब भी वही थे। और फिर वे लोग हाथी को महल की ओर ले चले। महल पहुंचते ही उस हाथी का दोबारा वजन किया गया, जो फिर सटीक था। सही वजन और हाथी की नई चमक देख बादशाह और प्रसन्न हुए। वाह, यमुना के पवित्र पानी से इस हाथी की चमक
100 गुना बढ़ गई है। बहुत खूब, बहुत खूब। तभी वहाँ बीरबल उस मूर्ति के पास जाकर उसे परखने लगे। जोहरियो, जो जी चाहे तुम मांग सकते हो। ये सुन तो तीनों खुश हुए, पर तभी बीरबल बोले। इन्हें इनाम में काल कोठरी की सजा दी जाए। ये सुन सब चौंक गए और सोनू सुनार बोला। ये क्या कह रहे हो आप बीरबल? हमने तो सुना था कि अकबर के दरबार में कला की इज्जत होती है और आप हमें सजा देना चाहते हो। कला की इज्जत होती है, चोरों की नहीं। ओए क्या मतलब? हमने ये मूर्त महल में ही बनवाई है, वजन भी सही है, सैनिक हम पर हमेशा नजर रखे हुए थे, तो हमने चोरी कब की? बीरबल, तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। दरअसल ये मूर्त नकली है। ये बात सुन सब चौंक गए और बीरबल बोले। ये बात सही है कि हाथी की मूर्त महल में ही बनी थी, पर जब कल शाम ये अपने घर लौटे तो मैंने चुपके से जाकर हाथी के पांव पे एक बारीक छेद कर दिया था ताकि इसकी प्रामाणिकता का सबूत रहे। परंतु अब मैं जब देख रहा हूँ तो वो छेद यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये वो मूर्त है ही नहीं। अब तुम सब असली बात बताते हो या सैनिकों से कहकर तुम्हें कोड़े खिलवाऊं? ये सुन तो तीनों जौहरी घबरा गए और गोल्डी सिंह बोला। ओ मैडम माफ कर दो महाराज, ये सब इस सोनू की योजना थी, लालच में आके हमसे बड़ी भूल हो गई। पर तुमने ये शातिर गुनाह किया कैसे? हमें सब बताओ। गोल्डी ने बताया कि जब शाम को उनका काम पूरा होता, वो सोनू के कारखाने जाकर वहाँ कनस्ये से एक हूबहूब हाथी बनाने लगे और कार्य खत्म होते ही उन्होंने उस पर सोने का पानी चढ़ाया। फिर कल रात वो उसे यमुना किनारे ले गए और जमीन में गाड़ दिया। और जब आज वो असली सोने का हाथी ले नदी किनारे पहुँचे तो उन्होंने असली मूर्त को वहाँ गाड़ा और नकली वाली को पानी से साफ कर यहाँ ले आए। ये षड्यंत्र सुन तो सबको यकीन नहीं हुआ और बादशाह का गुस्सा परमान चढ़ गया। उन पर कोई दया न दिखाते हुए बादशाह ने उन्हें 3 साल के लिए काल कोठरी में डालने का आदेश दिया और बीरबल की चतुराई के लिए उन्हें असली सोने का हाथी तोहफे में दे दिया। और हमने ये सीखा कि चोर कितना भी शातिर हो, वो पकड़ा ही जाता है। अकबर की बेइज्जती। एक बार दरबार में कुछ कलाकार भरतनाट्यम का प्रदर्शन करने आए थे। उनका ये नृत्य देख सारे दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग से स्वयं अप्सराएं धरती पर उतर आई है। और जैसे ही उन कलाकारों ने अपना नृत्य खत्म किया, सारे लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाकर उनका सम्मान किया और बादशाह अकबर बोले। वाह लड़कियों वाह, तुम्हारा नृत्य देख के हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। इससे साबित होता है कि सारे जहां में हमारे देश की कला सर्वश्रेष्ठ है। और तभी महारानी के भाई शमशेर सिंह सिंघम, जो एक बार फिर अपनी कुशलता साबित करने दरबार आए थे, वो बोले। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इनसे भी अच्छा नाच सकता हूँ। आप इजाजत दे तो कुछ नृत्य करके बताओ जीजा जी। ये सुन अकबर चिंतित हुए और बोले। नहीं नहीं नहीं, आखिरी बार जब तुमने नृत्य किया था तो हमारी कीमती मूर्ति तोड़ दी थी। वो तो मेरा पाँव केले के छिलके पे आ गया था। खैर, कलाकारों अपना अपना परिचय हमें दो। मैं हूँ मोहिनी। मैं मेनका। और मैं रंभा। हो 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 हो। हैं? ये कैसे दानव जैसे नाम है? हैं? इसकी बात पर ध्यान मत देना, थोड़ा नादान है। आप लोगों ने दरबारियों का अच्छा मनोरंजन किया है। सिपाहियों। फिर क्या, वहाँ कुछ सैनिक रेशम के कपड़े, ढेर सारी मिठाइयाँ और सोने से जड़े गहने ले आए। ये रहा आपका बख्शीश। ये सब देख वो तीनों नर्तकी खुशी से फूले नहीं समा पाई
और मेनका बोली, महाराज, हमने तो केवल सुना था। अकबर महान के दरबार में कलाकारों की इज्जत होती है। आज देख भी लिया। सच में आपका हृदय एक पेड़ की छाल और जड़ की तरह है। ये सुन शमशेर सिंह अचंभित हो गया और बोला, हैं? दिल पेड़ की छाल की तरह है? ये क्या मतलब हुआ? और तभी मोहिनी बोली, महाराज, आप महान हैं। आपका हृदय बहुत कांटेदार और बदसूरत दिखता है। क्या बदसूरत? महाराज, आपको लंबी आयु हो। आपका हृदय बहुत कठोर और कठिन है। ये बहुत अच्छा है। ये सुन बादशाह तो मुस्कुरा उठे, क्योंकि वो जानते थे कि ये इन कलाकारों का तारीफ करने का तरीका है। परंतु शमशेर सिंह इस बात को समझ नहीं पाए और वो गुस्से से लाल हो उठे। बस बहुत हुआ। मेरे जीजा जी की इतनी बेइज्जती मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैनिकों, अभी के अभी इन तीनों को भूखे शेर के पिंजरे में डाल दो। लेकिन बादशाह तुरंत बोले, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लड़कियों, आप लोग सब जा सकते हैं, पर उम्मीद है कि आप फिर आके हम सब के लिए इस खूबसूरत कला का प्रदर्शन करेंगे। जी महाराज, हम चलते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से चले गए और शमशेर सिंह अपना सिर खुजाता रह गया। ये क्या जीजा जी, वो आपको बदसूरत कह रहे थे और आपने उनके कला की तारीफों के पुल बांध दिए। और तभी बादशाह अकबर के मन में एक विचार आया। बहुत समय से महारानी अपने भाई को बीरबल की जगह सलाहकार बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन ये हमेशा कोई बहाना बनाते और उसके सुझाव को टाल देते। उन्हें लगा कि आज महारानी को गलत साबित करने का एक अच्छा मौका है। फिर क्या, कुछ देर बाद बादशाह ने रानी और उनके भाई को अपने कमरे में बुलाया और वो सारी बातें दोहराई जो उन लड़कियों ने उनसे कही थी। फिर बादशाह ने उनसे पूछा, अब बताओ, इसका क्या अर्थ है? मैं तुम्हें ऐसे समस्या सुलझाने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि एक दिन तुम सलाहकार बनोगे। इसलिए बताओ, जब लड़कियाँ मेरे बारे में अजीब बातें कह रही थी तो उनका क्या मतलब था? इसका मतलब बेइज्जती और इल्जाम के अलावा और हो भी क्या सकता है जीजा जी? पता नहीं आपने उन घमंडी लड़कियों को जाने कैसे दिया, और वो भी इनाम को लेकर। बेहया लड़कियाँ। ये सुन बादशाह हंस पड़े और रानी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि उन लड़कियों का व्यवहार शिष्ट और विनम्रता था। वे ऐसे कैसे बुरा बोल सकते हैं, और वो भी दरबार में? नहीं नहीं, निश्चित रूप से उनका कुछ और ही मतलब होगा। ये सुन महारानी बोली, आपको तो मेरा लाडला भाई हमेशा गलत ही लगता है। उसे सलाहकार पद ना देने का बस आप बहाना ढूंढते ही रहते हैं। हाँ। बहाने नहीं, हम उसे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका देते हैं, पर ये बीरबल के सामने टिकता ही नहीं। और तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो आने दो बीरबल को। हम उससे पूछेंगे कि उन लड़कियों द्वारा मेरी बेइज्जती का क्या मतलब था। कुछ देर बाद दरबार फिर लगा और बीरबल भी वहाँ आ पहुँचे थे। बादशाह ने उनसे कहा, आज दरबार में कुछ कलाकार आए थे और शमशेर सिंह के अनुसार उन्होंने मेरी तौहीन की है। उन्होंने कहा। बादशाह ने उन्हें सारी घटना बताई, जिसे सुन बीरबल हंस पड़े और बोले, क्षमा करें महाराज, पर लड़कियों ने आपकी बेइज्जती नहीं की, बल्कि तारीफ की है, और वो भी एक अत्यंत सुंदर और चतुर तरीके से। वो कैसे? पहली ने कहा, आपका हृदय एक पेड़ के छाल और जड़ की तरह है। इसका मतलब ये उतनी ही मीठा और रसीला है जितना गन्ने की छाल और जड़। दूसरी ने कहा, खराब और कांटे वाला दिल, लेकिन कैसे? कटहल के जैसे। उसके कांटे वाले रूप के नीचे क्या वो मीठा नहीं है? और तीसरी लड़की ने कहा कि आपका दिल कठोर और कठिन है, मतलब आपका दिल एक चीनी की खांडी की तरह है। वो ऊपर से कठोर
और कठिन लगता है, लेकिन अंदर कितना मीठा होता है। तो क्या ये तारीफ है या तौहीन? आप खुद ही तय कीजिए। ये सुन शमशेर सिंह शर्मिंदा हो गए और बादशाह खुश हो बोले, हम असली अर्थ तो पहले ही समझ गए थे, लेकिन ये देखना चाहते थे कि हमारी बेगम का भाई कितना चतुर है। क्यों महारानी साहिबा, क्या अब आप संतुष्ट हैं? ये सुन महारानी ने गुस्से से अपने भाई की ओर देखा और उसका कान पकड़कर फिर बोली, हम सब तुमसे पहले भी कह चुके हैं और फिर एक बार कहते हैं, तुमसे न हो पाएगा। ये सुन सब हंस पड़े और हमने ये सीखा कि दूसरों की धारणाओं को समझने में गहराई से ध्यान देने का महत्व होता है। साहस और भाग्य। एक दिन शातिर मंत्री फटे कपड़ों में डरे सहमे से दरबार में दौड़ते हुए आए। बचाओ बचाओ बचाओ! अपने मंत्री की ये हालत देख बादशाह चिंतित हो बोले, मुख्यमंत्री जी, आपकी ये अवस्था किसने की? वो दरअसल वो। शातिर मंत्री ने उन्हें बताया कि जब वो रात को जंगल के रास्ते से आ रहे थे तो अचानक उन पर डाकू चिंगचोंग ने हमला कर दिया। फिर उनके सारे पैसे लूटे, उन्हें एक पेड़ के साथ बांध दिया और सवेरे बंदरों के टोली ने उनके कपड़े फाड़ दिए। वो तो भला हो एक दरिया दिल बंदर का, जिसने मेरी रस्सी खोली और मैं यहाँ दौड़ता हुआ आ गया। ये सुन वहाँ बैठे बीरबल हंस पड़े, जो बादशाह अकबर को पसंद नहीं आया और वो बोले, बीरबल, ये क्या बेहुदा हरकत है? तुम्हें राज्य के एक सम्मानित मंत्री की हालत पर हंसी आ रही है? क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर मैं मुख्यमंत्री की अवस्था पर नहीं, उनकी बुजदिली पर हंस रहा हूँ। डाकू चिंगचोंग भले ही कुंफू के कला में माहिर हो, परंतु मुख्यमंत्री जी ने भी तो कुश्ती के दांव पे सीखे हैं। वो अगर जरा हिम्मत दिखाते तो शायद उनकी ये अवस्था नहीं होती। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है बीरबल। अगर तुम्हें भी किसी खतरनाक परिस्थिति में डाल दिया जाए तो तुम्हारा ये तेज दिमाग भी धीमा पड़ जाएगा। अब खराब किस्मत के आगे कौन टिक सकता है भला? शातिरुद्दीन सही कह रहे हैं बीरबल, किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर मैं समझता हूँ कि अगर मनुष्य थोड़ी सी हिम्मत दिखाए तो वो अपनी बुरी किस्मत भी पलट सकता है। अब आप ही देखिए, इतनी बार हमारे राज्य पर अचानक हमला हुआ, पर आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहे, बल्कि अपनी हिम्मत से आगे बढ़े। बात तो सही है बीरबल। मुझे लगता है राज्य के सभी मंत्रियों को सिपाहियों के साथ रोज युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसी परिस्थिति से लड़ने के लिए वो तैयार रहे। ये सुन तो सारे मंत्रियों के पसीने ही छूट गए और शातिर मंत्री बोले, नहीं नहीं महाराज, ये तो किसी सजा से कम नहीं। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको यह जरूर साबित करके बताऊंगा कि किस्मत के आगे कोई टिक नहीं सकता, ये बीरबल भी नहीं। ठीक है, पर अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए तो कड़े प्रशिक्षण के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन शातिर मंत्री ने सोचा, इस बार तो आर पार की लड़ाई होगी, भले ही उसमें बीरबल का अंत ही क्यों ना हो जाए। फिर क्या, शातिर मंत्री महल के आंगन में इस विचार में थे कि इस बार बीरबल को कैसे गलत साबित किया जाए। और तभी उनकी नजर सड़क पर से गुजरते हुए एक हाथी चालक पर पड़ी, जिसका हाथी मजे से गन्ना खाते हुए जा रहा था। उन्हें देख तो जैसे शातिर मंत्री के दिमाग में एक शातिर योजना आ गई और वो बोले, अब तो बीरबल का खेल कदम। फिर क्या, अगली सुबह बीरबल रोज की तरह नदी किनारे नहाने आए, जहाँ बस एक सड़क जाती थी और आसपास के इलाके में कांटों से भरे पेड़ तो थे ही, परंतु वहाँ जहरीले सांप, बिच्छू और अनेक खतरनाक कीड़े मकोड़े का बसेरा था, जिसके कारण नदी पर आने जाने के लिए बस उसी सक्रिय सड़क का इस्तेमाल किया जा सकता था। और
तभी सड़क की दूसरे ओर आए शातिर मंत्री और उनके साथ था वो हाथी चालक और गन्ना खाते हुए उसका मस्त मौला हाथी। ये लो पूरे 100 सोने के मोहरे, जैसे बताया वैसे ही करना, और याद रहे कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारी हालत भी इस गन्ने की तरह कर दूंगा। आप बेफिक्र रहे मालिक, काम हो जाएगा। आज तो पलटेगी किस्मत। फिर कुछ देर बाद बीरबल स्नान पूरा कर नदी से बाहर निकले और अपने वस्त्र पहनने लगे। मौका देख हाथी चालक ने उस हाथी के मुंह से गन्ना छीन लिया, जिसके कारण वो हाथी अपना आपा खो बैठा और पगला सा गया। फिर उस चालक ने उस गन्ने को बीरबल के दिशा में फेंका, जिसे देख वो गुस्सेल हाथी भी उसी तरफ दौड़ने लगा। जब बीरबल की नजर उस आती हुई हाथी नामा आफत पर पड़ी तो उनके पांव ठंडे पड़ गए। वहाँ से भागने का कोई और रास्ता नहीं था। बीरबल ने नदी में फिर दौड़ना चाहा, पर तभी उनकी नजर वहाँ तैरते एक जहरीले सांप पर पड़ी। अरे अरे, ये क्या मुसीबत है? आगे कुआं तो पीछे खाई। बीरबल को लगा जैसे आज उनका खेल खत्म, लेकिन उन्होंने अपनी किस्मत को दोष देने के बजाय उस मुसीबत का डट कर सामना करने का ठाना। उन्होंने आसपास देखा, शायद कुछ मदद के लिए मिल जाए, और तभी उनकी नजर सामने सड़क के बगल पे लटकते एक मधुमक्खी के छट्टे पर पड़ी। हाथी नजदीक पहुंच ही रहा था और तभी बीरबल ने एक पत्थर उठाया और उस मधुमक्खी के छट्टे पर दे मारा, जो ठीक निशाने पर जा लगा। इससे सारी मधुमक्खियां भड़क गई और ठीक उसी वक्त नीचे से दौड़े हुए हाथी पर हमला करने लगी। इससे वो हाथी वहीं रुककर उल्टी दिशा में दौड़ने लगा। हाथी को यूं दौड़ता आते हुए देख चालक और शातिर मंत्री अपना सिर खुजाने लगे, और तभी मक्खियों ने उन पर भी हमला कर दिया और वो भी वहाँ से दौड़ पड़े। अरे अरे, बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ। ओहो, आज तो बाल बाल बच गए। कुछ देर बाद अकबर और बीरबल अखाड़े में अपने मंत्रियों का प्रशिक्षण देखने आए, जहाँ एक पहलवान ने डंक लगे शातिर मंत्री को उठा के पटक दिया। आय 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 आय, मेरी पोटी किस्मत। ये देख सब हंस पड़े और हमने ये सीखा कि हिम्मत से हम कांटों से भरा तकदीर का रास्ता भी बदल सकते हैं।